हाँ जी, आज का टॉपिक हमारा है डेप्रिसिएशन। बहुत शॉर्ट में समझाऊंगा। इसमें आपके दो ही मेथड आते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा आपका है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, या जिसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं आप, ठीक है। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वही चीज आती है कि इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब आपकी एसेट की वैल्यू में परमानेंट क्या आता है, डिक्रीज आ जाता है, वैल्यू आपकी रिड्यूस हो जाती है। उस रिडक्शन को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। लाइक एग्जांपल हम कहें कि हम गाड़ी खरीद के लाए 10 लाख रुपए की, खरीदते सारी वो क्या हो गई, पुरानी हो जाती है आपकी, क्योंकि आपने उसको अब आप उसकी ओनरशिप ले ली है आपने उसकी। जब तक वो शोरूम के अंदर है तब तक वो न्यू है, यही होता है, ठीक है। पर जैसे शोरूम से बाहर निकली वो आपके नाम पे होगी तो उसका वो क्या होगी, सेकंड हैंड होगी काइंड ऑफ, चाहे आपने 10 मिनट पहले क्यों ना खरीदी हो। तो कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। उस डिक्रीज को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर डेप्रिसिएशन कहते हैं। मतलब इन शॉर्ट, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट। ठीक है जी। एसेट भी कौन से आपके, फिक्स। शॉर्ट टर्म एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती, ठीक है। दूसरी बात, फिक्स में भी एसेट कौन से आएंगे आपके, टेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, है ना। वो आपके कौन से होते हैं, टेंजिबल होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स पे जो डेप्रिसिएशन लगती है उसको डेप्रिसिएशन नहीं कहते, उसको अमोर्टाइजेशन या अलग अलग नाम से कहते हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू अमोर्टाइज होती है, कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती। इंटेंजिबल एसेट्स के लिए डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज होता। ये वर्ड सब यूज होता है आपका किनके लिए, फिक्स्ड एसेट्स के लिए और टेंजिबल एसेट्स होंगे, इनको हम देख सकते हैं यहाँ पर, लाइक गाड़ी, बिल्डिंग, लैंड, ये सब चीजें, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन करने के आपके लिए, मतलब डेप्रिसिएशन क्यों लगती है, व्हाट आर द कॉजेज। सबसे पहला, यूज कर रहे हो आप उसको, वेयर एंड टियर, है ना, नॉर्मल यूसेज आपका हो गया, या टाइम हो गया ज्यादा उसको, तभी डेप्रिसिएशन हो जाती है, चीज की वैल्यू कम हो जाती है आपकी, या टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आ गया। तो कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन आपको ये अराइज होता है, मैं पूरा थ्योरी नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन हम लगाते क्यों है, क्या कारण है मैंने। हाँ जी, हाँ। कारण क्या है, हम डेफिनेशन क्यों लगा रहे हैं, ताकि उसकी रियल टाइम वैल्यू पता लगे, ठीक है। और कुछ, हाँ जी। एक पॉइंट इसने बोला कि हम डेफिनेशन का कारण है क्या, कैलकुलेटिंग द ट्रू मार्केट वैल्यू, ये कह सकते हैं इसको, कि एसेट की आज आपकी रियल वैल्यू कितनी है मार्केट में, मैं कुछ सेल करने चला जाऊं कितने का बिकेगा। ये तो नहीं है मैं 10 लाख का खरीदा, 10 साल पहले आज 10 लाख का बिकेगा, चेंज हो जाएगी वैल्यू उसकी। मुझे पता लगेगा उसकी ब्रांड वैल्यू के हिसाब से, या उसकी कितनी डिमांड है, या कई सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से आपको पता लगेगा कि वो वैल्यू कितनी है उसकी आपकी। तो सबसे पहला कारण ये होता है डिफरेंस लगाने का, कि हमें पता लगे आज उसकी ट्रू मार्केट वैल्यू क्या है। अगर मुझे उसको रिप्लेस करना होगा तो मुझे कितना पैसा और डालना पड़ेगा अपने पास से एग्जाम्पल की, अगर 10 साल पहले 10 लाख की चीज खरीदी थी, आज वो वैल्यू बिक रही है आपकी 9.5 लाख रुपए की, मतलब पूरे 10 साल में कितना डेप्रिशिएट हुआ, 50,000। वो ऐसा कभी इमेजिनरी फिगर है, ऐसा कभी होगा नहीं कि 10 साल बाद भी उसकी वैल्यू 9.5 लाख होगी। हाँ, 50,000 जरूर रह सकती है, कि अगर 10 साल पहले वो चीज 10 लाख की खरीदी थी, है ना, आज वो 10 साल बाद कितने की रहेगी, या 50,000 की रह जाएगी, या 1 लाख की रह जाएगी, हेल्पिंग लैख, ठीक है, कि 1 लाख की रह जाएगी। तो बाकी मतलब क्या हो गया, यूसेज हो गया, टाइम हो गया, किसी भी कारण से हो सकता है उसकी वैल्यू आपकी खत्म हो गई है आपकी, ठीक है ना। ताकि मुझे पता लगेगा ना कि आज मैं उसको बेचने जा रहा हूँ तो मुझे इतना मिलेगा उसमें से, या 50,000 या 1 लाख रुपया, ताकि अगर मुझे उसको रिप्लेस करना होगा, मैं बाकी पैसा उसमें ऐड करूंगा और आज उसके बदले में 10 लाख की नई चीज ले आए, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और भी आगे कई कई कारण है। अब क्योंकि हमारा मेन काम तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, चलो देख लिया हमने कि उसकी ट्रू वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है उसकी। दूसरा मेन कारण आपका और आता है, फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कि आप जो चीज बना रहे हो उसमें उसका कितना खर्चा है। अब आप 10 लाख के हिसाब से ही उसकी वैल्यू डालते जाओगे वो तो गलत हो जाएगी ना बात। आप कितना डालोगे, जितना आपका हर साल क्या ऑलरेडी डिक्रीज हो रहा है, उतना उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे उसके ऊपर आप, कि ये डेप्रिसिएशन है आपकी, कॉरस्पॉन्डिंग टू मेथड जो भी यूज कर रहे हो वो डिपेंड करता है, ताकि आपकी प्रोडक्शन की कॉस्ट तो कम होगी, कि यार अभी हमने इस साल इसको इतना यूज कर लिया, हमने इतना इसमें खर्चा ऐड किया है,
क्लियर? तो ये कुछ कारण है आपके कि हम डेप्रिसिएशन क्या होती है और क्यों लगाते हैं यहाँ पर। सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ डेप्रिसिएशन काउंट करने का। जब आपको क्वेश्चन में कोई भी कहीं पे भी परसेंटेज ना गिवन हो, मोस्टली गिवन होती है, नहीं गिवन होगी तो उस केस में हम डेप्रिसिएशन कैसे काउंट करते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, मतलब जितने की आपने परचेज की थी वो वैल्यू, माइनस आपकी स्क्रैप वैल्यू, या इसका एक और नाम होता है रेजिडुअल वैल्यू। ये दोनों एक ही मतलब है, दोनों में से कुछ भी आपको लिखा होगा, स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, मतलब कितने साल वो चलेगी। ये क्वेश्चन में आपको डेटा गिवन होगा आपको उन्होंने, जैसे एग्जांपल कि उसकी वैल्यू है 10 लाख, स्क्रैप वैल्यू उसकी है मान लो 50,000। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू का मतलब कि वो आपकी 10 साल बाद कितनी आपकी वैल्यू हो जाएगी। हाँ जी, मगर उसकी लाइफ का मतलब कितने साल चलेगी एक अगर। एक एक एस्टिमेटेड लाइफ होती है ना किसी चीज की, हम गाड़ी लेते हैं हम कहते हैं यार 10 साल चली जाएगी, वो हमारे हिसाब से होता है कि हम यार 10 साल चलो काट ही जाएगी, वो होती लाइफ आपकी। तो हम क्या करें, मतलब कि वो 10 साल बाद एस्टिमेटेडली आपकी कितने की बिक जाएगी, हमने अंदाजा लगा रखा है कि 50,000 तो कबाड़ में चली ही जाएगी वो आज भी, है ना। तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, मान लो वो 10 साल की उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है, नीचे आ जाएगा 10। तो इट मीन 9.5 लाख डिवाइड बाय 10, मतलब आप हर साल कितना डेफिनेशन लगाओगे, 95,000 लगाओगे। ये हमने क्यों माइनस किया स्क्रैप वैल्यू, रीजन क्योंकि उस सर उसकी हिसाब से। उसकी वैल्यू इतनी होगी एट लास्ट में इसलिए। स्क्रैप वैल्यू इसलिए माइनस कर दी जाती है या सेल वैल्यू इसलिए माइनस कर दी जा रही है क्योंकि ये तो पैसा हमें रिकवर हो गया ना। रिकवर क्या नहीं हुआ, ये नहीं हुआ बीच वाला आपका पैसा, तो इसलिए हमने उसको डिवाइड, कोई डेप्रिसिएशन तो उस पर लगेगी जो खत्म हो गया, जो मुझे मिला ही नहीं, तो वो कितना पैसा नहीं मिला, 9.5 लाख नहीं ना मिला। तो इसलिए मतलब हमने एवरेज निकाल लिया कि हर साल 95% आपका कम हो रहा था। तो ये सिंपल बेसिक सा इसको नोट कर लो। डेफिनेशन को कैलकुलेट करने के आपके अलग अलग मेथड्स हैं, वैसे आपकी बुक में आपके 8 मेथड है, बट सिलेबस में आपके सिर्फ 2 हैं। कौन कौन से, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। एक है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड एंड दूसरा आपका है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, या उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। मैं एक ही सम को आपको दोनों से करके दूंगा, इसमें क्या फर्क होता है, ठीक है। दो हमारे मेथड है सिलेबस में यहाँ पे, जो मैंने बोला आपको। एक हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड, या इसको हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है जी। अब वैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें क्या होगा, आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी चेंज नहीं होती, कॉरस्पॉन्डिंग टू नंबर ऑफ मंथ, कि आपने यूज कितना महीने किया। बहुत सिंपल से स्टेप बताऊंगा इसको कैलकुलेट करने का, अगर आप सीरीज ऑफ स्टेप को के हिसाब से क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। बट इसमें जो नंबर मिलते हैं आपको वो मिलेंगे स्टेप मार्किंग के हिसाब से, अगर आपका पहला ही स्टेप गलत हो गया उसके बाद सारे आपको गलत हो जाएगा, लाइक एज ए माउंटिंग इक्वेशन, ठीक है जी। एंड दूसरा हमारा जो इसमें मेथड है दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसके कई नाम है, और इसको रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, ठीक है, या इसको डिमिनिशिंग बैलेंस भी कहते हैं। मतलब कि दोनों में बेसिक फर्क क्या है, इसमें आपकी जो डेप्रिसिएशन है वो चेंज नहीं होती, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपकी हर साल क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाई जाती है वो लगती है आपकी किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे, जितने में हमने परचेज किया था। बट यहाँ पे जो आपका क्या बचती है, जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू होती है उसके हिसाब से आपको हर बार हर साल आपको डेप्रिसिएशन क्या करनी पड़ती है, काउंट करनी पड़ती है। क्लियर? सिंपल, इसका मतलब है यहाँ पे आपका फिक्स रहेगा डेप्रिसिएशन, यहाँ पे आपकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो धीरे धीरे आपकी कम होती जाएगी, इसीलिए इसका नाम भी क्या है आपका, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। टोटल एग्जांपल देता हूं, फॉर एग्जांपल मान लो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 1 लाख,
1 लाख की उन्होंने क्या खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, ठीक है। एंड जो आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है इज 10% पर एनम, वो कितना है, 10% है, ठीक है। अब इसको हम दोनों से करके दिखाएं कैसे करेंगे आपका। अब क्वेश्चन में जैसे कुछ भी कहीं गिवन नहीं है कि कब खरीदी है, कब क्या है ना। और आपको उन्होंने बोला है कि भी इसको सिंपली आपने बनाना है फॉर 4 ईयर, कि 4 साल के लिए बना के दिखाओ कि कितना उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बनेगा, ठीक है। तो सिंपल कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको हम, अगर इस मेथड के अंदर आते हैं, ये हमारा अकाउंट हो गया किसका, मशीनरी का, ठीक है। मशीनरी हमारा एसेट है, तो एसेट का अकाउंट क्या होता है, डेबिट में प्लस, और क्रेडिट में क्या होता है, माइनस। सिंपल फॉर्मेट है इसका, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, सेम यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। शॉर्ट में बनाओ बिल्कुल इसको। अब सबसे पहले मशीनरी खरीदी है, तो मान लेते हैं, मान लो जैसे हमारा ईयर आपका शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल से हमारा खरीदा, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी 1 अप्रैल, मान लो यहाँ ले लेते हैं 2020, ठीक है। तो पहले खरीदी है, तो टू बैंक, हम कभी भी कैश वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम ये मानते हैं 20 लाख के ऊपर जो भी ट्रांजेक्शन होगी वो किसके थ्रू होगी, आपके बैंक के थ्रू होगी। इसलिए ये भी हम यहाँ पे ही मानेंगे कि आपने जो पैसा दिया है टू बैंक, ठीक है जी, कितना, 1 लाख। अब जो मैंने आपको इससे पहले फॉर्मूला बताया था ना, कभी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ, को तब लगाना है अगर आपको ये परसेंटेज ना गिवन हो तो, समझे। वो तब लगाना है जब आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ना गिवन हो, पर यहाँ गिवन है, हमें कोई जरूरत नहीं लगाने की फॉर्मूला को। तो सिंपल लगाएंगे, 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कब लगेगी, ईयर एंडिंग में, तो ईयर एंडिंग कब होगा, 2021, 31 मार्च, यहाँ आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन आपका कितनी होगी, 1 लाख का 10%, वो आ गया आपका 10,000। हमने ये माना कि हमने पहली तारीख को खरीदी थी, तो पूरे साल के लगेगा डेप्रिसिएशन, मैंने क्या बात कही। इसमें डिपेंड करता है आपने मशीनरी कब खरीदी है, स्टेप बता रहा हूँ, ध्यान से नोट कर लो, कब खरीदी है, ठीक है। आपने जिस ईयर का बना रहे हो उस साल कितना यूज किया उसको, पूरा साल यूज किया तो पूरा साल डेप्रिसिएशन लगेगी। अगर आपने यूज किया 6 महीने, सपोज प्रोडक्ट हमने मशीनरी खरीदी 1 अक्टूबर को है, हमारे ईयर एंडिंग कब हो रहा है, 31 मार्च को, तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे उसके ऊपर, 6 महीने का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सिंपल है ना। तो नंबर ऑफ मंथ्स का आपने ध्यान रखना है, और दूसरा आपने ध्यान रखना है कि उसमें आपको रेट क्या गिवन था, और दूसरी चीज यहाँ पे मैंने लिखा नहीं कि कौन सा मेथड है, मेथड का ध्यान रखना है आपने उसमें, कि मेथड हमारा कौन सा है, स्ट्रेट लाइन है या आपका रिटर्न मेथड है। दोनों समझ में आ जाएगा मतलब क्या होता है। अभी जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 10, तो बाकी क्या बच जाएगा 31 मार्च को आपका बैलेंस, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बचा, 9, ठीक है जी। ये अब आगे यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्या डेट आ जाएगी, 2021 1 अप्रैल, क्या फिर से टू बैंक लिखेंगे, अब क्या है, क्योंकि तो अब तो पुराना बैलेंस आगे आ रहा है ना, तो क्या लिखते हैं इसको, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, या शॉर्ट में बीडी, कितना बैलेंस आया आगे, 90,000। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन कि आपने कोई मशीनरी खरीदी है नहीं खरीदी, कुछ नहीं मेंशन है, खरीदी होगी तो फिर से यहाँ डाल देंगे उसकी डेट, और क्या आ जाएगा, टू बैंक, सिंपल सी कहानी है, और तो कुछ नहीं है। कुछ और मशीनरी होगी तो उसका नाम भी आ जाएगा बीच में अलग से। आपने उसको जस्टिफाई कैसे करना है, इसको लिख देंगे 1, उसके आगे क्या लगा देंगे 2, 3 होगी तो आगे क्या लगा देंगे 3, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। कई बार बच्चे क्या करते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं, ऐड करके इसको डेप्थ निकाल कैसे निकालोगे, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्या करेंगे आगे जाके करेंगे हमने वो सेल कर दिया, तो आपको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। क्लियर है, इसलिए आपने उसकी डेप्शन भी अलग अलग लगानी है, उनका जो बैलेंस है वो भी क्या करना है, अलग अलग लिखना है। इसमें यही सिंपल तरीका है। आपका मेथड क्या है, कब खरीदी है, उस साल जिस साल आप बना रहे थे, 2021 की बात कर रहे हैं, 2021 में आपने कितना यूज किया उसको, चाहे मशीनरी 1 है चाहे मशीनरी 2 है आपकी, तो उसके हिसाब से उस पर क्या लगाना है डेप्रिसिएशन। बहुत सिंपल था, तो स्टेप बाय स्टेप उसको देखना क्या किया हम। क्लियर। अभी तो सिंपल ले रहे हैं, तो 2022 31 मार्च को क्या होगा, दोबारा लगेगी डेप्रिसिएशन। अब यहाँ बात आती है डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, इस वैल्यू पे या उसी पे लगाएंगे हम, 1 लाख पे। अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड हमने जितने की खरीदी होती है, जैसे 1 लाख की उसकी वैल्यू थी, तो हर साल 1 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगेगी।
मतलब हर साल डेप्शन क्या लगनी है आपकी 10,000, जब तक उसको आप बेच नहीं देते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये फर्क है इस मेथड में आपका। पर मैं बार बार बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मंथ का ध्यान रखना। अब आप कह दो कि पहले साल मैंने ली थी अक्टूबर को, उस पर डेप्शन लग गई आपकी 6 महीने की, आप क्या करो अगले साल यहाँ वैल्यू 95 आ रही है, 95 पे 10% लगाओ, वो गलत हो जाएगा। आपको डेप्शन किस पे काउंट करनी है? उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे। और नंबर ऑफ मंथ का ध्यान रखना, सुन रहे हो? नंबर ऑफ मंथ देखे जाएंगे, जिस साल का आप बना रहे हो आपने उस साल कितना यूज किया उसको। सिंपल सी कहानी है ना यार। आप कोई चीज है, अगर आपने यूज को 6 महीने किया तो डेफिनेटली कितने लगाओगे? 6 महीने के लगाओगे। 4 महीने यूज किया तो डेफिनेटली कितने लगाओगे? 4 महीने लगाएंगे। इसमें कोई कोई खास रूल तो नहीं है ना, मुझे लग के भी कुछ और कर रहे हैं। नॉर्मली हम बात कर रहे हैं कि भी जितना उसको यूज किया उतना डेफिनेशन लगाना है। पर अगले साल में ध्यान रखना है कि हम मेथड कौन सा यूज कर रहे थे। अगर तो मेथड हम यूज कर रहे हैं ये वाला, फिर तो डेफिनेशन किस पे लगेगी हर हर बार? जो उसकी जितने की हमने परचेज की थी उसी पे लगानी है हर साल। बाकी नंबर ऑफ मंथ इतने में। अब जैसे यहाँ पे भी पूरा साल यूज किया है तो कितने में आ जाएगी? पूरी 10,000। और बाकी क्या बच जाएगा? बैलेंस कैरी डाउन कितना? 80। क्लियर है? सेट टाइम में क्या करते हैं कि हम जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उसी पे लगाते हैं। यही चीज अब यहाँ आ जाएंगे इस मेथड के अंदर। अकाउंट तो सिंगल तरीके से बनेगा। मशीनरी अकाउंट ये हमारी प्लस साइड, माइनस डेबिट क्रेडिट। मैं डेट पर्टिकुलर नहीं लिख रहा, ये प्लस माइनस आपके समझने के लिए, ये आपने एग्जाम में मेंशन नहीं करना, ये आपके समझने के लिए कि एसेट का जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, कम होता है तो माइनस। एक शॉर्टकट है याद करने का। तो पहली एंट्री वही होगी 2020 1 अप्रैल, पहले तो आप खरीद के लाए हो उसको, क्या वैल्यू आ जाएगी? 2 बैंक 1 लाख। ठीक है। फिर 2021 31 मार्च को क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। किस पे लगाओगे? 1 लाख पे लगेगी अभी तो, है ना? 1 लाख पे 10%, तो वो आ गया आपका 10,000। बाकी हमारा पीछे क्या बच जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया? 90। अब ये तो इस स्टेप में तो कोई फर्क ही नहीं है, दोनों में कोई है फर्क? सेम ही है, क्योंकि अभी तो खरीद के लाए हैं। नंबर ऑफ मंथ वहां भी देख रहे हैं, हमें कोई फर्क नहीं है। नंबर ऑफ मंथ मान लो 6 महीने 4 महीने जो भी जब भी खरीदी है आपने उस हिसाब से। अब आएगा फर्क इस स्टेप में। 2021 में 1 अप्रैल को पहले क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड होगी टू बैलेंस बीडी, कितना आ गया? 90। अब वहां पे हम किस पे लगा रहे थे? ओरिजिनल वैल्यू पे। यहाँ डेप्थ किस पे लगानी है? जितनी आपकी यहाँ पे आपने कैरी फॉरवर्ड की है। इसी को बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस या रिटर्न डाउन वैल्यू, कि हमारी डेप्थ लगाने के बाद वैल्यू कितनी बची आपकी। ये दोनों में फर्क है। मतलब कि आपका जो ये आंसर बचता है, ये जो आगे जाएगा प्रॉब्लम, इस पे आपकी क्या होती है? उस करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकाली जाती है। सिंपल है। मेथड सबसे फिर बता रहा हूँ, स्टेप्स क्या हैं आपके। सबसे पहला मेथड क्या यूज कर रहे हो, वो आपने ऊपर अपने चाहे अपने पेंसिल से लिखो, जब आप जहां आप पेपर करते हो कि हम स्ट्रेट लाइन या रिटर्न डाउन कुछ भी कर रहे हैं, लिख लिया। उसका परसेंटेज लिख लो, कितना परसेंट एक्शन लग रहा है। ईयर एंडिंग क्या है आपकी? 31 मार्च है या 31 दिसंबर है, वो ध्यान रखना आपने। ताकि आपने सिर्फ इतना सोचना है जहां से शुरू हुआ है और जो वो साल खत्म करना है। अगले का अगली बार देखेंगे, अगले साल का हमने पहले इसको कंप्लीट किया, इसके बाद हमने यहाँ पहले बैलेंस लिखा, फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन में क्या इस साल हमने कुछ नया खरीदा है। कुछ नया खरीदेंगे तो यहाँ ऐड कर देंगे जो भी उसकी डेट होगी टू बैंक करके। और वो चीज वही है सेम, अगर दूसरी मशीनरी है तो सेकंड, थर्ड है तो 3 लगा देंगे, और उनका डेप्थ मतलब डेप्थ भी क्या लिखेंगे? अलग अलग। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? कोई सिंपल सा कंसेप्ट है, तो ध्यान रखना है मेथड कौन सा हमारा, ईयर एंडिंग कौन सा, परसेंटेज क्या है, और उसके बाद आपको एक एक साल करके पढ़ते जाना उसको। और ये भी ध्यान रखना है कि आपने जो क्वेश्चन में क्या लिखा है कब तक बनाना है उसको, 3 साल का बना रहे हो, 4 साल का बना रहे हो, 5 साल का बना रहे हो, तो उस हिसाब से उसको काउंट करते जाओ। पहले 2020 कंप्लीट करा, फिर 2021 कंप्लीट किया, 2022 किया। अगर चलोगे स्टेप वाइज क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और मशीनरी अगर एक से ज्यादा खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो आपने बस वही ध्यान रखना है कि आगे उनके आगे 2 या 3 लगा। ठीक है जी? तो यहाँ पे आ जाएगा 31 मार्च को 2022 बाय डेप्रिसिएशन। अब कितने लगाएंगे? 90,000 पे 10%। ठीक है, कितना आ गया? 9,000। और बाकी क्या बच जाएगा? बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया? 81। अब आप थर्ड ईयर में जो लगाओगे किस पे लगाओगे? 81 पे लगाओगे।
अगर वो कहता है कि हमने 6 महीने बाद बेच ली, तो क्या करेंगे, 81 पे डेप्शन लगा देंगे 6 महीने 6 की, महीने और बच ठीक है, इस वैल्यू पे आपकी 6 महीने की जो बचेगा उसको देख लेंगे कि आपने मान लो सपोज 6 महीने की डेप्शन लगा रही है 6,000 एग्जांपल के तौर पे। अब मतलब हमारे हिसाब से इसकी करंट वैल्यू क्या होगी मार्केट की, 75,000। मेरे हिसाब से उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 75। अब क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने 75 की बेची है या 80 की बेची या 70 की बेची, क्वेश्चन में यही होगा, ठीक है। जब हम सेल करते हैं तो कहां दिखाते हैं, इस साइड, ठीक है। पहले इसको नोट करो, आपको फॉर्मेट। हाँ जी, पहले मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ कैसा बनता है आपका मशीन एसेट अकाउंट का। यहाँ आती है आपकी डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सेम यहाँ पे डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, क्रेडिट साइड एंड ये हमारी डेबिट साइड, ठीक है। अब मैंने जो है आपको शॉर्ट में ऊपर लिख सकते हो आप कि ये हमारी प्लस साइड है और ये हमारी क्या है, माइनस साइड है। मैं तो फॉर्मेट बता रहा हूँ कि इसमें कहाँ पे क्या क्या आता है आपको। सिंपल, जब आप कोई चीज परचेज करते हैं यहाँ पे उसकी डेट आएगी, परचेज किया है तो टू बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि आ रहा है हमारे पास एसेट, ठीक है जी। तो टू बैंक ब्रैकेट में आप लिख सकते हो परचेज। उसके बाद अगर आप माइनस कब कब होता है आपका, माइनस कब होगा, पहला जब आपका डेप्रिसिएशन लगेगी तब, दूसरा आपका कब होता है, या तो आप सेल करोगे। अब यहाँ हमें ये देखना पैसा आ रहा है, हमें देख रहे हो एसेट अकाउंट की, एसेट हमारा क्या हो रहा है, जा रहा है आपका, तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा, वो हमारी क्या है, माइनस साइड है आपकी। ब्रैकेट लिख दो सेल। अब जब सेल करते हैं तो कुछ प्रॉफिट और लॉस भी तो होगा सेल करने पे। अगर लॉस हो रहा है तो वो आपका यहाँ आ जाएगा बाय पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में लॉस, क्या में नुकसान हो गया। अगर आपको ध्यान हो तो फाइनल अकाउंट में अगर लॉस हमारा डेबिट ही होता है, वही कि आपने यहाँ पे क्रेडिट होगा वहां पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा जाकर आप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अगर मान लो बाई चांस आपको प्रॉफिट हुआ है तो आपका वो आ जाएगा टू पीएनएल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या आ गया, प्रॉफिट। ये सिंपल फॉर्मेट है, इसमें भी कहाँ पे क्या क्या आता है। बाकी वही चीज है, अगर आपने एक मशीनरी खरीदी है तो उसके आगे वन लगा दो, उसकी डेप्शन के आगे क्या लगा दोगे, वन। अगर एक से ज्यादा मशीनरी है तो आगे क्या लगा दो, टू, और उसकी जब डेप्शन निकालोगे क्या आ जाएगा, बाय डेप्रिसिएशन टू। इससे क्या होगा कि जब आपको मान लो क्वेश्चन में आगे जाके वो चेंज करता है कि हमने क्या की, तीन मशीनरी थी, तीन में से हमने वो एक अप्रैल 2020 वाली बेच दी, तो आपको उसका अलग से बैलेंस निकालना नहीं पड़ेगा आपको, वो ऑलरेडी आपने क्या किया हुआ। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी लगता है बट आपका क्वेश्चन क्या होगा, साफ सुथरा होगा, क्योंकि वो ऐसा बहुत कुछ करते हैं कि पूरी मशीन, कई बार क्या होता है पूरी मशीनरी नहीं बेचते, कोई छोटा सा पार्ट बेच देते हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम होती है। बार बार वही बता रहा हूँ, मेथड आपके क्या है, यहाँ आ जाता है आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। अगर एक है तो एक, दो है तो दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आपका जो अकाउंट है क्लोज हो जाएगा। ये मतलब एक साल का बनाया है हमने, ऐसे ही आपका रिपीट होता रहेगा, इतने साल का भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब बस आपने एक चीज ध्यान में, सबसे पहले आपने देखना है उसका मेथड क्या है डेप्रिसिएशन का, कि कौन सा मेथड वो यूज कर रहे हैं वो आपने ध्यान रखना है हमेशा। दूसरी चीज उसका रेट क्या है डेप्रिसिएशन का। थर्ड, आपका ईयर एंडिंग कब हो रहा है, 31 मार्च है, 31 दिसंबर है, जून है, जुलाई है, जो भी है उसका ध्यान रखना ताकि आप उसमें नंबर ऑफ मंथ के हिसाब से क्या निकाल सको, उसकी डेप्रिसिएशन निकाल सको। क्योंकि अगर आपका बैलेंस कैरी डाउन डेप्रिसिएशन गलत आई तो आपका बैलेंस कैरी डाउन गलत हो जाएगा, ये गलत आएगा तो अगला आपका स्टेप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए आपको ये ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आ गया, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना, ये चाहे आप ऊपर पेंसिल से अपने ऊपर रख लो कि ये मेरा मेथड है, ये मेरी डेप्रिसिएशन है और ये इसका वो है। और बार बार बता रहा हूँ, जितने भी साल का बनाओगे आपको पहले एक एक करके बनाना है उसको, कि पहले फर्स्ट ईयर जो भी है आपका वो कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है, इतना ही है। हाँ, एक चीज आपको जो स्टार्टिंग में मैंने वो बताया था कि डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका, अगर जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गई हो तो उसमें मैंने आपको बताया था फॉर्मूला क्या है डेप्रिसिएशन का,
ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है उसकी, ठीक है, माइनस स्क्रैप वैल्यू, या इसका एक नाम बताया था आपको और रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय लाइफ। ये तो निकल गया डेप्रिसिएशन। अब उसमें क्वेश्चन में कई बार कहते हैं रेट निकालो डेप्रिसिएशन का कितना है, उसका फॉर्मूला ये निकलने के बाद आपका आता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला। ये जो आपकी डेप्रिसिएशन आई है वो डिवाइडेड बाय आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है इनटू 100, ठीक है जी। हाँ, एक छोटी सी चीज और, कई बार क्या होता है आपको दिया होता है कि हमने 1 लाख की मशीनरी परचेज करी, 10,000 का उस पर खर्चा लग गया लाने में ले जाने में, तो अब आपके लिए जो वैल्यू है उस एसेट की वो 1 लाख है या 1,10,000 है। 1,10,000। क्योंकि जैसे नॉर्मली हम कहते हैं अपने घर प्रैक्टिकल में भी यार 50,000 की चीज थी 5,000 बोलो कि टोटल हमें कितने की पड़ी, वो 55 की पड़ी। वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। अगर आप उसकी कॉस्ट के अलावा कुछ एक्सपेंस लग रहा है उसके ऊपर, फ्रेट, कैरेज, इंस्टॉलेशन चार्जेस, सब वो सब इसी में ऐड होगा, ठीक है। मस्ट ऐड एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर्ड। जो आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंस इनकर्ड हुए हैं वो भी आपके इसके अंदर ऐड करने हैं इस ओरिजिनल कॉस्ट में आपके। ये आपका मेथड है। इसमें एक क्वेश्चन आपको कंप्लीट आपको अगले उसमें दिखाऊंगा करके कि कैसे पूरा क्वेश्चन क्या होता है आपका विद बड़ा क्वेश्चन की आपका कोई दोनों से एक मेथड है कोई भी स्टेट लाइन का है, डब्ल्यूडीबी का कैसे होगा, आज इतना ही अभी इसको नोट